बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 12वीं विषय हिंदी व्याकरण काव्यबोध को पढ़ेंगे और समझेंगे। किसको पढ़ेंगे और समझेंगे? हिंदी व्याकरण काव्यबोध को। चलिए आइए पढ़ते हैं। काव्य की परिभाषा। काव्य की परिभाषा में काव्य क्या होता है? तो समस्त काव्य की परिभाषा में आज हम पढ़ेंगे समस्त भाव प्रधान को काव्य कहते हैं। समस्त भाव प्रधान को काव्य कहते हैं। अब इसमें जो परिभाषाएं हैं अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से दी हुई है। जैसे कि आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। क्यों? क्योंकि जो वाक्य होता है वही रसात्मक होता है। यदि किसी काव्य में यदि वाक्य रसात्मक ना हो तो वो काव्य काव्य नहीं माना जाता। और जो काव्य रहता है भाव प्रधान काव्य क्यों कहा है? क्योंकि काव्य में यदि भाव नहीं होंगे तो वह काव्य क्या होगा? प्रधान नहीं माना जाएगा। इसलिए समस्त भाव प्रधान काव्य प्रधान को क्या कहते हैं? काव्य, जिसमें भावनाएं होती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा भाव समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से इन्होंने क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ जी, पूछी भी जाती कई बार पेपर में परीक्षाओं में आता है कि आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य की क्या परिभाषा दी है। तो आपको लिखना है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पंडित जगन्नाथ जी के अनुसार। पंडित जगन्नाथ जी के अनुसार क्या दिया है? रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कहा है। जो रमणीय शब्द है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, यानी इस प्रकार काव्य हृदय को आनंद देता है। तो रमणीयार्थ जो रमणीय अच्छे सुंदर अर्थों को जो जिन शब्दों में रहता है वह काव्य कहा जाता है। प्रतिपादित करता है, जो रमणीय अर्थों को क्या करता है? प्रतिपादक, सुंदर अर्थों को प्रतिपादक करता है, वह जो शब्द होता है वह काव्य कहलाता है। इस प्रकार काव्य हृदय को आनंदित करता है। जब भी हम कोई कविता, छंदबद्ध ऐसी कोई रचना पढ़ते हैं तो जो काव्य होता है वो क्या करता है? हमारे हृदय को आनंदित करता है। इस प्रकार काव्य हृदय को आनंदित करता है। किसको आनंदित करता है? हृदय को। कौन आनंदित करता है? काव्य आनंदित करता है, आनंद देता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। पंडित जगन्नाथ जी के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्य कहा गया। इस प्रकार काव्य हृदय को आनंदित करता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब आता है काव्य के भेद। क्या आता है? काव्य के भेद। कौन कौन से भेद है काव्य के? पहला है मुक्तक काव्य। कौन सा काव्य है? मुक्तक काव्य। दूसरा है प्रबंध काव्य। क्या है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के अब यहाँ दो भेद बतलाए हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। सबसे पहले दिया है इसमें मुक्तक काव्य। तो जो मुक्तक काव्य है वह कैसे होता है? इसमें आगे हम पढ़ेंगे, इसके और भी रहते। तो एक मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के दो दिए, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखने के लिए आता है। महाकाव्य में महाकाव्य और खंड काव्य की जो विशेषताएं हैं वो लिखने के लिए पेपर में आती हैं। तो आप अपनी परीक्षाओं के लिए इन दोनों को क्या कर सकते हैं? तैयार अच्छे से कर सकते हैं। काव्य के भेद भी आते हैं कि काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो महाकाव्य और खंड काव्य हम आगे उसमें पढ़ेंगे। फिर आता है दृश्य काव्य और चंपू काव्य। तो दृश्य काव्य और चंपू काव्य के अंतर्गत भी अभी हम पढ़ेंगे। ये काव्य के ही भेद हैं जो अभी हमने बताए हैं आपको। सबसे पहला मुक्तक काव्य, दूसरा प्रबंध काव्य, तीसरा दृश्य काव्य, चौथा चंपू काव्य। अब मुक्तक काव्य क्या होता है? तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत क्या आता है? मुक्तक काव्य क्या होता है? गीत, दोहा, कविता और पद इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मुक्तक काव्य के अंतर्गत। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आता है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? प्रबंध काव्य में जीवन की
विभिन्न झांकियां बताया। प्रबंध काव्य में जीवन की विभिन्न झांकियां रहती हैं। किस काव्य में रहती हैं विभिन्न झांकियां? प्रबंध काव्य में। इसके पहले ये है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का क्या होता है? जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसे ऐसे काव्य को दृश्य काव्य कहा जाता है। इसके बाद आता है चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो गद्य और पद्य यानी गद्य और पद्य मिश्रित रचना को हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख रही हूं थोड़ा सा, गद्य और पद्य। ये गद्य और पद्य रचना इस प्रकार से किसके अंतर्गत आती है? चंपू काव्य, यानी जिसमें गद्य भी रहता है और पद्य भी रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य यानी जिसको हम देखना और सुनना दोनों कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। देखना और सुनना जिसको कहते हैं दृश्य, सुनना। तो इस प्रकार ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। आप मुक्तक काव्य में जैसे हमने बताया गीत, दोहा, कविता, पद आते हैं। प्रबंध काव्य में प्रबंध काव्य और में जीवन की विभिन्न क्या है? झांकियां रहती। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है महाकाव्य के लक्षण। क्या दिए हैं? महाकाव्य। सबसे पहले तो ये है कि महाकाव्य जैसे कि उसके शब्दों से समझ में आता है कि जो महाकाव्य होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे नायक नायिका रहते हैं, बहुत सारे रस रहते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं जिसमें, है ना। तो ये जो महाकाव्य है, महा मतलब महाधन काव्य, जिसमें बहुत सारे चरित्र होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा कृत, आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा कृत यानी रची हुई रामायण एक क्या है? महाकाव्य है। आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा कृत रामायण जो क्या है? एक महाकाव्य। आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? कुछ लक्षण बताए हैं महाकाव्य के। क्या? सबसे पहला क्या दिया है कि जो महाकाव्य है वह सर्वबद्ध रचना है। कैसी रचना है? सर्वबद्ध रचना है। दूसरा, महाकाव्य का जो नायक होता है वो बड़ा ही धीरोदात्त होता है। कैसे होता है महाकाव्य का नायक? धीरोदात्त होता है। दूसरा, जो महाकाव्य होता है उसमें बहुत सारे रसों का होना पाया जाता है। महाकाव्य के अंतर्गत होता है कथानक ऐतिहासिक या मंच सज्जन चरित्र से जुड़ा होना चाहिए। जो महाकाव्य का नायक होता है वह या तो ऐतिहासिक और सज्जन चरित्र वाला होना चाहिए। किसका? महाकाव्य का जो नायक होता है। फिर आता है कि देश काल और वातावरण चित्रित अपेक्षित है। भाई कैसे उस समय का जो वातावरण है वो कैसा है, देश काल कैसा है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होना चाहिए कि देश काल और वातावरण भी सही होना चाहिए। चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि इसमें कौन कौन से रस होते हैं महाकाव्य के अंतर्गत। तो कौन सा होता है? शांत, वीर रस अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता हो। कौन कौन से? जिसमें शांत रस भी हो, क्योंकि ये महाकाव्य है, बहुत सारे रस होते हैं। वीर रस भी हो अथवा श्रृंगार रस की क्या होनी चाहिए? प्रधानता होना चाहिए। चौथा है कि नायक नायिका घटना, उद्देश्य अथवा स्थान के आधार पर होना चाहिए। जो नायक है, जो मतलब जो पात्र है महाकाव्य का, जो नायिका है और जो नायक है और जो नायिका है, ये कैसे होना चाहिए? घटना, और जो घटना है, जो उद्देश्य है, ये कैसे होना चाहिए? अथवा स्थान के आधार पर। यानी आप ये समझ में आना चाहिए कि भाई कहाँ पे कौन सा स्थान है, किस उससे संबंधित है,
तो ये महाकाव्य के अंतर्गत होना चाहिए। तो आपको मैं समझा रही हूँ कि महाकाव्य जो विशेष के बाद आता है खंडकाव्य। क्या पढ़ेंगे हम? खंडकाव्य। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा? महाकाव्य, जिसमें हमने देखा कि महाकाव्य क्या कहलाता है, काव्य के कौन से भेद हैं, काव्य की क्या परिभाषा है, और फिर इसके बाद हमने देखा कि महाकाव्य की विशेषताएं और कौन क्या होना चाहिए महाकाव्य के अंतर्गत। आप पढ़ेंगे हम खंडकाव्य। खंडकाव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि खंड हो मतलब खंड खंड होता है, ये महाकाव्य की तरह इसमें बहुत विस्तृत नहीं होता है, इसलिए हम इसको खंडकाव्य कहते हैं। इसकी क्या परिभाषाएं हैं? इसकी परिभाषा है कि खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना, नायक के जीवन की किसी एक घटना का अंकन किया जाता है। तो जो खंडकाव्य है वो कैसा होता है? महाकाव्य से विपरीत होता है, क्योंकि जो महाकाव्य होता है उसमें बहुत समग्र चीजें होती है। खंडकाव्य में क्या होता है? इसमें नायक के किसी एक ही जीवन को क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार कि खंडकाव्य महाकाव्य के एक अंश या एक ही नायक के हिसाब से खंडकाव्य को माना जाता है। किसी एक अंश या एक देश में ही खंडकाव्य का वर्णन किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? खंडकाव्य कहा जाता है। अब इसमें आता है कि खंडकाव्य और महाकाव्य में क्या अंतर होता है। क्या दिया जाता है कि ये लिखने के लिए आता है आपको परीक्षा में कि खंडकाव्य और महाकाव्य ये प्रश्न पूछा जाता है में अंतर। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर बतलाइए। तो आपको क्या करना है? जो हमने अभी महाकाव्य आपको पढ़ाया उसमें आपको तो महाकाव्य में क्या होता है? बहुत सारे चरित्र रहते हैं, नायक नायिकाएं रहती हैं, और उसमें बहुत देश काल वातावरण को बहुत ध्यान में रखा जाता है। और जो खंडकाव्य होता है वो क्या होता है? उसमें जीवन के किसी नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खंडकाव्य कहते हैं। और महाकाव्य में बहुत सारे नायक होते हैं, और उसमें क्या होता है? नायक जो होता है वो कैसा होता है? महाकाव्य का नायक महान होता है, और खंडकाव्य के नायक में इस का ये गुण अनिवार्य नहीं है। इसलिए महाकाव्य का जो नायक होता है वो कैसा? तो उसमें गुण बहुत ज्यादा धीरोदात्त होना चाहिए, जैसे अभी हमने आपको समझाया। लेकिन खंडकाव्य में ये इस तरीके का नहीं होता है। इस प्रकार आता है खंडकाव्य का क्लेवर जो है वो सीमित होता है, महाकाव्य का जो क्लेवर होता है वो विस्तृत होता है। खंडकाव्य का क्लेवर कैसा होता है? विस्तृत होता है, और महाकाव्य का जो होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है। इस प्रकार से आप ये जो है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से खंडकाव्य और महाकाव्य की जो विशेषताएं हैं और उनमें जो अंतर है वो लिखने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि इसमें महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, और खंडकाव्य में सर्गों की संख्या निहित नहीं होती। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। कितने सर्ग होते हैं? महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। सर्ग होते हैं। खंडकाव्य में सर्गों की जो संख्या होती है काव्य में, सर्गों की संख्या
नहीं होती।